Let's discuss UPSC Prelim 2020 Part 5. In this video, 20 questions will be there. These questions will be related to the events of national and international importance, some international organizations, and some geographical locations. Let's see question number 1. Find correct statement with respect to Indian Ocean Commission, IOC. IOC is an intergovernmental organization headquartered in Mauritius. India has been accepted as observer nation. See, this was in news because recently India got observer nation status and its headquarter in Mauritius. This is also correct. Both are correct. In this C option is there. यदि IOC के बारे में बात करें तो IOC की स्थापना हुई थी 1984 में एंड इट वाज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशियन आइलैंड्स. अच्छा, इसमें क्या है ना, 5 कंट्रीज हैं: सेसिल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस एंड रियूनियन फ्रांस की एक टेरिटरी है. अच्छा, और इसमें जो ऑब्जर्वर नेशन ऑलरेडी 4 ऑब्जर्वर नेशन ऑलरेडी हैं, जैसे चाइना, माल्टा, EU, और एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी. जो ला फ्रांकोफोनी है वो 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस का ग्रुप है. तो अभी इसमें 5 इसके मेंबर हैं और 5 ही ऑब्जर्वर स्टेटस हैं और स्थापना हुई थी 1984 में, और इंडिया को अभी ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिल गया है. इसको इंडिया से क्या फ़ायदा है? एक तो इंडियन ओशियन में इंडिया का दबदबा बढ़ेगा क्योंकि चाइना ऑलरेडी ऑब्जर्वर है, चाइना को कंटेन करने के लिए. दूसरा, मोजाम्बिक चैनल यहाँ है, मोजाम्बिक चैनल पे एक्सेस मिल जाएगा. तीसरा ये है कि इंडिया का एक प्रोजेक्ट है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी इंडिया को फ़ायदा होगा. एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. इंडियन ओशियन रीजन is an intergovernmental organization headquartered in Mauritius. IOC is composed of 5 African Indian Ocean nations: Comoros, Madagascar, Mauritius, Reunion, and Seychelles. India has been recently granted observer status in Indian Ocean Commission. The commission has 4 other observers: China, EU, Malta, and International Organization of La Francophonie. और इसकी वजह से फ्रांस से अच्छे रिलेशन भी एस्टेब्लिश होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF. FATF इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग. बिल्कुल सही बात है. FATF आल्सो डील्स विद इश्यूज रिलेटिंग टू लो टैक्स जुरिडिक्शन और टैक्स कंपटीशन. नो, टैक्स कंपटीशन इसका कोई लेना देना नहीं है. और इट वाज एस्टेब्लिश बाय ए ग्रुप ऑफ G7. ये करेक्ट बात है. देखो, FATF जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है. It was established in 1989 during the G7 summit in Paris, France में. अच्छा, its objective are to set standard and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. जो इसका सेक्रेटेरिएट है पेरिस में है, जहाँ OECD का है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में. अच्छा, जो FATF में जो मेन बॉडी है उसको बोलते हैं FATF प्लेनरी. और FATF की जो बॉडी है ये एक साल में 3 बार मिलती है. ये 2 तरह की लिस्ट जारी करती है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट. जब कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में होता है इसका मतलब उसको वार्निंग दी गई है, और जब ब्लैक लिस्ट में हो गया तो मतलब ब्लैक लिस्टेड हो गया, तब उसको NCCT बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज. NCCT में यदि कोई कंट्री होता है तो उसको वर्ल्ड बैंक, IMF और EU से लोन मिलना मुश्किल हो जाता है. अगर इंडिया की बात करें, देखो अभी इस समय इसमें 39 मेंबर हैं टोटल, और 2 इसके ऑब्जर्वर हैं, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया. और अगर इसकी बात करें तो इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ FATF सिंस जून 2010, और इसको पहले इंडिया को 2006 में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला था FATF में. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ए ग्रुप ऑफ G7. G7 में कौन कौन से कंट्री आते हैं? जो डेवलप्ड कंट्री हैं. रसिया नहीं आता, रसिया हटा दिया G7 से, पहले 2014 में रसिया को हटा दिया था. जैसे US है, UK है, फ्रांस है, जापान है, कनाडा है, इटली है, ये सब इसमें हैं G7 में. जर्मनी है. अच्छा, जो FATF है, मैंडेट फोकस ओनली ऑन द फाइट अगेंस्ट लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड ऑफ क्रिमिनल एंड फाइनेंशियल ट्रेडिंग. देयर 39 मेंबर.
और सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया इसके ऑब्जर्वर हैं। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान पहले भी से भी ग्रे लिस्ट में ही था, उसको 27 टास्क दिए गए थे, लेकिन उसने ओनली 5 कंप्लीट किए, इसीलिए उसको फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अच्छा, और पाकिस्तान को बोला गया है कि फिर से उसको फरवरी 2020 तक उसको कंप्लीट करना था। इसमें क्या था, इसमें इंडिया लेड ए डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर इट्स ब्लैक लिस्टिंग। इसमें फ्रांस, यूएस और ईयू ने तो इंडिया को सपोर्ट किया था, लेकिन चाइना, तुर्की एंड मलेशिया रजिस्टर्ड इंडियाज एफर्ट्स। सो अगेन FATF हैज़ नॉट ब्लैक लिस्टेड पाकिस्तान, अगेन इट इज इन ग्रे लिस्ट ओनली। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो, जो ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है ये है आपका महाराष्ट्र में। ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में ये सेकंड नंबर का है। पहले नंबर पर था मेलघाट, पहला टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। ये ताड़ोबा नेशनल पार्क और अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इससे अंधेरी रिवर भी फ्लो होती है। जो ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये इसमें ताड़ोबा नेशनल पार्क और अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अंधेरी रिवर भी इससे फ्लो होती है। ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखते हैं। देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि जो वेस्ट है किसी वाटर बॉडी में, उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको बोलते हैं BOD। स्टेटमेंट देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। ये बिल्कुल सही बात है। ए लो वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। यदि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, इसका मतलब बैक्टीरिया को कम ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब उसमें ऑलरेडी ज़्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। तो इसका ए ऑप्शन पहला ही ठीक है। एक्सप्लेन देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। BOD is indicator of the amount of oxygen necessary to break down organic and inorganic pollution. The lower the number, better is the water body health. और higher value of BOD indicates low dissolved oxygen content in water. यदि BOD की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो वाटर बॉडी ठीक नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ADB, विद रेस्पेक्ट टू ADB, एशियन डेवलपमेंट, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ ADB। देखो, ADB की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये 19 दिसंबर 1966 में हुआ। और इंडिया एंड चाइना होल्ड लार्जेस्ट शेयर। नो, बिल्कुल करेक्ट, रॉन्ग। इसमें जापान और USA सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग करते हैं, और इट इज़ हेडक्वार्टर इन मनीला फिलीपींस में। बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट हैं, इसका मतलब C ऑप्शन है। यदि इसमें बात करें तो इसमें साउथ अमेरिका कंटिनेंट से कोई कंट्री नहीं इसका मेंबर नहीं है, अफ्रीका कंटिनेंट से कोई मेंबर नहीं है, रसिया भी इसका मेंबर नहीं है। बाकी ये एशियन कंट्रीज़ हैं, मतलब एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं इसके सब, और ये USA भी है, कनाडा भी है, ये सब इसके मेंबर हैं, और कुछ यूरोप के कंट्रीज़ भी हैं। इधर से सऊदी अरेबिया, ये सब भी इसके मेंबर नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश ऑन 19 दिसंबर 1966, और ये वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ADB का जो एम है वो है, देखो, सोशल डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया पैसिफिक विद इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। अगर इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है आप इसमें जापान की 15.67, फिर USA की 15.57, फिर चाइना की 6.47, फिर इंडिया की 6.36, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की 5.47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू स्टार्ट। देखो, जो रसिया और USA के बीच में बहुत सी ट्रीटी होती रही हैं, जैसे एक स्टार्ट थी 1991 में चली थी। अब उसके बाद अभी ये न्यू स्टार्ट चल रही है। न्यू स्टार्ट 5 फरवरी 2011 से है, 10 साल के लिए है। और अच्छा, ये स्टार्ट क्या है? स्टार्ट है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी अमंग चाइना, USA एंड रसिया। नो, चाइना इज नॉट देयर, ओनली USA एंड रसिया। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हैव विड्रॉन फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। नो, देखो, ये 2011 में फोर्स में आई है,
2011 में, 10 साल के लिए, तो ये चलेगी 2021 तक, 5 फरवरी 2021 तक, और 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर दोनों पक्ष राजी हों तो 2026 तक ये चल सकती है। अभी इसने विड्रॉ नहीं किया है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, इसका मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है, नाइदर वन नॉट टू। स्टार्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। देखो जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है यूएसए और रशिया के बीच में है, और इसका एम है फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव। और कितना ये लिमिट करेंगे, 700 तो होने चाहिए स्ट्रेटेजिक लॉन्चर और 1550 ऑपरेशनल वारहेड्स, इतने होने चाहिए कम से। अच्छा इसकी एक्सप्लेन देते हैं। द ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशियन फेडरेशन टू ऑन मेजर्स फॉर फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स न्यूक्लियर वीपन्स इज नोन एज न्यू स्टार्ट। और ये फोर्स में आई थी 5 फरवरी 2011 में, ये हुई थी बराक ओबामा और मेंडेलीव के बीच में, एंड इट विल लैप्स ऑन फरवरी 2000 अनलेस एक्सटेंडेड फॉर 5 years टर्म। अच्छा इनके बीच एक तो ये है, एक INF है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। INF was signed in 1987 between US and Soviet Union, in which both agreed to eliminate their stock of intermediate range and short range land based missiles। लेकिन जो INF है उससे 2 अगस्त 2019 में यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था, तो अभी न्यू स्टार्ट ही है इनके बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट स्पेनिश फ्लू, इट वाज कॉज्ड बाय H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया नॉट अफेक्टेड, नो नो नो, इंडिया वाज अफेक्टेड। देखो जो स्पेनिश फ्लू है ये वर्ल्ड वार 1 के दौरान स्टार्ट हो गया था, तो 1918 और 20 तक, 1920 तक चला। अच्छा जो स्पेन था, इसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। स्पेन एक न्यूट्रल कंट्री था उस समय, तो स्पेन में तो प्रेस पे फ्रीडम नहीं थी, सेंसरशिप नहीं थी, तो वहाँ से पब्लिश हुआ, तो वहाँ से पता चला कि हाँ फ्रेंच स्पेन में है, तो इसीलिए इसको नाम स्पेनिश फ्लू बोला गया, लेकिन इसका स्पेन ओरिजिन नहीं था। यूएसए में इससे बहुत डेथ हुई। इंडियन सोल्जर्स भी वर्ल्ड वार में गए थे इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए, क्योंकि एक ब्रिटिश कॉलोनी था उस समय इंडिया, तो इंडियन सोल्जर जब वापस आए तो इंडिया में भी इससे बहुत ज़्यादा मौतें हुई। अराउंड कुछ लोग एस्टिमेट करते हैं कि 12 से 17 मिलियन के आसपास लोग इससे मरे। इसे बॉम्बे फीवर भी बोलते हैं। तो इसको पेंडेमिक भी घोषित किया गया है, 2009 में भी पेंडेमिक घोषित किया गया था WHO द्वारा। एक्सप्लेन देखते हैं। देखो इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप H1N1 वाज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा इन 2009 एंड 1918 स्पेनिश फ्लू आउटब्रेक। द पेंडेमिक इज बिलीव्ड टू हैव किल्ड 12 to 17 मिलियन पीपल इन इंडिया, इज रेफर टू एज बॉम्बे इन्फ्लुएंजा और बॉम्बे फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि बॉम्बे के धारावी में इससे बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पिच ब्लैक एक्सरसाइज। इट इज ए मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन एयरफोर्स हैज नेवर पार्टिसिपेटेड, नो नो रॉन्ग। इंडियन एयरफोर्स participated one time, it has participated in 18 Indian Air Force participated, and now next was planned in 2020 in July 2020, but due to COVID-19 it has been denied by Royal Australian Air Force. So in this A option one only is correct। यदि ऑस्ट्रेलिया के साथ अदर की बात करें तो एक मालाबार एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। मालाबार किस किस की है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। अच्छा देखो जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है एक बाई एनियल एक्सरसाइज है। बाई एनियल का उसके क्या मतलब है, 3 तरह की चीज़ होती है, एक तो एनुअल होती है, एक बाई एनुअल होती है, एक बाई एनियल होती है। जो एनुअल है वो तो साल में एक बार, बाई एनुअल 1 साल में 2 बार हर 6 महीने पे, और बाई एनियल 2 साल में 1 बार, मतलब 2 साल में 1 बार होती है। 2 साल में क्योंकि भाई 18 में हुई, उसके बाद 20 में हो रही है। तो इंडियन एयरफोर्स टुक पार्ट इन द एक्सरसाइज इन फर्स्ट टाइम इन 18 एंड नाउ 2020 में ये पोस्टपोन कर दी गई है कोविड-19 के कारण, और इसको रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है और मल्टीनेशनल है, बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th पैरेलल डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 13th पैरेलल है ये डिसाइड की गई थी जापान और रसिया के द्वारा इन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। तो ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। नॉर्थ कोरिया जहाँ के किम जोंग यून है। अच्छा जो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में तो 17th पैरेलल है, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कनाडा के बीच में 49th पैरेलल है। ये एक तरह से लैटिट्यूड है।
अच्छा, ये आपके प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल और साउथ कोरिया की सियोल यहाँ, ये 13th पैरेलल, जस्ट एक रफ लाइन है वो इनके बीच में है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेटीट्यूड 38 डिग्री नॉर्थ रफली डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। द लाइन चूजन एज द पोस्टडम कॉन्फ्रेंस जुलाई 1945 आर्मी बाउंड्री विद नॉर्थ एंड विच। अच्छा, अगर उसका देखें 17th पैरेलल वाज रफ बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, और 49th पैरेलल इज बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए और कनाडा के बीच में। अच्छा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है आपकी अंकटाड के द्वारा। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कब बना? आपका 1964 में यूएनजीए के द्वारा, यूएन सेक्रेटेरिएट का पार्ट है। देखो, अंकटाड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च इन 1981 इज इश्यूड एवरी ईयर, एनुअली की जाती है। रिपोर्ट एनालाइज करंट इकोनॉमिक ट्रेंड एंड मेजर पॉलिसीज, इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और यदि अंकटाड की बात करें, ये 1964 में एस्टेब्लिश हुआ, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और अंकटाड इज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड गवर्नमेंट टू ग्रांट सिटीजनशिप टू दीज पीपल। फर्स्ट, दे फ्लैड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान इन 1960, they were resettled in Arunachal Pradesh, they are Buddhist. The statement refer which people? हैजोंग्स, चकमाज, हिंदू रिफ्यूजीज। देखो, जो हैजोंग्स हैं वो हिंदू पीपल हैं। ये हिंदू जो चिटगांव में रहते थे, इसमें बांग्लादेश के चिटगांव में, उस समय ईस्ट पाकिस्तान में। अच्छा, चकमा बुद्धिस्ट हैं, तो चकमा बुद्धिस्ट हैं, करेक्ट। और दे आर सेटल्ड इन अरुणाचल प्रदेश, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे फ्लैड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान क्यों आए थे? क्योंकि एक कटमाई हिल्स पे जो कटमाई डैम बनाया जा रहा था कर्णाफुली रिवर पे, तब इनके रीसेटलमेंट में प्रॉब्लम हुई थी, इनकी सारी लैंड चली गई थी, तो ये वहाँ से इंडिया में आ गए। तो ये बुद्धिस्ट हैं, मतलब ये चकमा है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप sought इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स इंटरवेंशन इन इंश्योरिंग फूड फॉर चकमा एंड हैजोंग्स। चकमा हैजोंग ये आए थे 1964 में, 64-65 में। अच्छा, फिर इनका यहाँ रहने लगे, ये रह रहे हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन क्या हुआ 1991 में, अक्टूबर 1991 में, देयर राशन कार्ड्स वर सीज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो अभी कोविड-19 रिलीफ पैकेज जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया, उसके ये पार्ट नहीं है। इसीलिए इसने बोला, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने, कि इसमें इस पर ध्यान दिया जाए और उन्हें भी फूड प्रोवाइड किया जाए। देखते हैं। देखो, ये आए थे यहाँ चिटगांव में थे, ये चिटगांव से लुसाई हिल्स होते हुए यहाँ तक आए, लोहित, सुबनसिरी और इन सब में। यदि इधर की बात करें अरुणाचल प्रदेश में, देखो इसकी एक्सप्लेन देखते हैं थोड़ी। चकमाज लॉस्ट देयर लैंड टू द डेवलपमेंट ऑफ कटपाई डैम on the Karnatfuli river, Bangladesh. They fled from there in 1964-65, came to India, settled in Arunachal Pradesh. Chakmas are predominantly Buddhist और हैजोंग्स जो है वो हिंदूज हैं। अच्छा, देखो यहाँ पड़ेगा आपका नामचा बारवा, नामचा बारवा के साथ इधर से आओगे तो इधर पटकाई बूम, पटकाई बूम के बाद नागा हिल्स, नागा हिल्स के इधर बैरल रेंज चली जाती हैं, बैरल रेंज के बाद इधर मीजो हिल्स हैं, फिर इधर के बाद मेघालय में जैनते खासी और गारो हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिंग किंग जिरी, ये क्या है? ये एक तरह से लिविंग रूट ब्रिज होते हैं। ये लिविंग रूट ब्रिज, ये कहाँ है? ये मेघालय में है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिंग किंग जिरी लिविंग रूट ब्रिजेस, एरियल ब्रिजेस built by weaving and manipulating the living roots of Indian rubber tree have been serving as connectors for generation in Meghalaya. A root bridge uses traditional tribal knowledge to train roots the Indian rubber tree मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फाइंड करेक्शन रेड सॉइल। रेड सॉइल इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक, करेक्ट। इट इज रिच इन नाइट्रोजन कंटेंट बट लैक पोटास, ह्यूमस एंड फॉस्फेट कंटेंट। इंडिया की कोई भी जो सॉइल है वो नाइट्रोजन में रिच नहीं है। इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा पाई जाती है एलुवियल सॉइल इस रीजन में, और इसके बाद यहाँ है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपकी मिलेगी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में। उसके बाद इस रीजन में, इस पूरे रीजन में पाई जाती है रेड सॉइल।
रेड सॉइल रेड क्यों बोलती है, थोड़ी गीली होने के बाद इसका कलर हो जाता है येलो। इसको रेड क्यों होती है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, पूरे महाराष्ट्र में लगभग रेड सॉइल ही पाई जाती है। रेड सॉइल इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स। द रेड कलर ऑफ द सॉइल कम्स फ्रॉम द हाई परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट। द सॉइल्स टेक्सचर वेरीज फ्रॉम बिंग सैंडी टू क्ले, mainly loamy. Red soil is rich in potash but lacks phosphate, humus and nitrogen content. The red soil is found in Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha and some part of Karnataka and साउदर्न महाराष्ट्र। जो नॉर्दर्न कर्नाटक है उसमें तो ब्लैक सॉइल मिलती है, और इसमें साउथ साइड में रेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकला मकान डेजर्ट। जो टकला मकान डेजर्ट है, देखो जो टकला मकान डेजर्ट ये मिलता है आपका चाइना में। अच्छा, टकला मकान डेजर्ट के नॉर्थ में मिलेगा आपका तेनसान, साउथ में कुनलुन माउंटेन, और इधर आपका ये मिलेगा ईस्ट में गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट चाइना में भी फैला हुआ है और थोड़ा थोड़ा मंगोलिया में भी फैला हुआ है गोबी डेजर्ट। टकला मकान के बारे में देखते हैं, और ये चाइना के सिंजियांग प्रोविंस में मिलता है। सिंजियांग प्रोविंस में कौन मिलते हैं, उइगर कम्युनिटी पाई जाती है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसमें चाइना में। देखो, टकला मकान डेजर्ट इज ग्रेट डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सैंडी डेजर्ट्स in the world. The Takla Makan occupies the central part of the Tarim Basin in Uyghur Autonomous Region of Xinjiang. It is bounded by Kunlun Mountains to the south, Pamir Mountains ये वेस्ट में, और तियानसान नॉर्थ में, और गोबी डेजर्ट ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। देखो, डंकन पासेस सेपरेट लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान। ये क्या है, SDN से याद रखो। साउथ अंडमान आता है पहले, फिर उसके बाद डंकन पासेज है, डंकन पास के बाद नॉर्थ अंडमान, तो पहला करेक्ट है। देखो, अगर 10 डिग्री चैनल सेपरेट ग्रेट अंडमान निकोबार, ये भी करेक्ट है। अच्छा, सैडल पीक इन साउथ अंडमान इज द हाईएस्ट पीक, तो सैडल पीक मिलती है आपकी नॉर्थ अंडमान में, तो ये इनकरेक्ट है। और अंडमान द्वीप से एक मात्र कैलपोंग सैडल पर्वत के ढलान से प्रारंभ होती है, ये करेक्ट है। कैलपोंग रिवर सैडल पील के स्लोप से स्टार्ट होती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर पड़ेगा आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर निकोबार, कार निकोबार, और सबसे लास्ट में पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार। इसमें देखते हैं, देखो नॉर्थ अंडमान में मिलेगी यहाँ सैडल पीक, उसके बाद लोअर अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, साउथ अंडमान, इनके बीच में यहाँ मिलेगा ये डंकन पास। उसके बाद लिटिल अंडमान के बाद यहाँ 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के बाद कार निकोबार। तो ये 145 मीटर है, 145 किलोमीटर 10 डिग्री चैनल का विड्थ। अच्छा, और इस अंडमान के ऊपर भी मिलेगा कोको स्ट्रेट जो कोको आइलैंड को अंडमान से सेपरेट करता है। इसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में ही है इंदिरा पॉइंट, और जो पोर्ट ब्लेयर है वो साउथ अंडमान में पड़ता है, वहीं रॉस आइलैंड पड़ता है साउथ अंडमान में। एक्सप्लेन देखते हैं, दी अंडमान आइलैंड डिवाइडेड इनटू नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। डंकन पासेस सेपरेट लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। द ग्रेट निकोबार आइलैंड इज नॉर्थ सेपरेटेड बाई 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार आपस में 10 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट होते हैं। अमंग निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट, इट इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड एंड वेरी क्लोज टू सुमात्रा। और जो सैडल पीक है वो आपका 737 मीटर है और नॉर्थ अंडमान में है हाईएस्ट पीक। इसमें और दूसरी पीक भी हैं, एक पीक है माउंट हैरियट 365 मीटर है जो साउथ अंडमान में मिलती है। एक है माउंट थुलियर 642 मीटर है ग्रेट निकोबार में। तो सैडल, थुलियर और हैरियट 3 पीक हैं, और कैलपोंग नाम की रिवर भी है, कैलपोंग रिवर जो सैडल के स्लोप से स्टार्ट होती है। और बैरन आइलैंड भी है, एक नारकोंडम आइलैंड है। बैरन आइलैंड मिडिल अंडमान के आसपास पड़ता है, जो एक्टिव वोल्केनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड करेक्ट विद मैकोंग रिवर। देखो, इट पासिस थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश।
इंडिया की तो रिवर ही नहीं है मैकोंग। मैकोंग चाइना की रिवर है जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और इट मीट्स, नो नो नो, न बांग्लादेश से जाती है, तो इसका डी करेक्ट है, दोनों बिल्कुल सही नहीं है। देखो एक गंगा मैकोंग कॉपरेशन है, तो गंगा मैकोंग कॉपरेशन की कंट्रीज़ को कैसे याद करते हैं, लिम्का, LIMCATV। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, लाओस, इंडिया में गंगा रिवर फ्लो होती है, ये गंगा मैकोंग के है, तो आई को छोड़ दो, म्यांमार, कंबोडिया, ए को छोड़ दो, ये थाईलैंड और वियतनाम। वियतनाम में जाके लास्ट है, वियतनाम में जाके साउथ चाइना सी में गिर जाती है, ड्रेन करती है, तो इसमें दोनों इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो द मैकोंग रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बतन प्लेटो, इट फ्लोज थ्रू चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। इट ड्रेन्स इन साउथ चाइना सी, साउथ ऑफ हो ची मिन सिटी ऑफ वियतनाम। देखो यहाँ से तिब्बत से गई, चाइना से होते हुए आई, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इसके बाद साउथ चाइना सी में ड्रेन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटेड बाई महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी ने हरिजन स्टार्ट किया था, पहले कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में, उसके बाद यरबदा जेल में वो साइन हुआ पैक्ट, उसके बाद 1933 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था ये हरिजन। हरिजन इंग्लिश में था न्यूज़पेपर, और ये 1948 तक चला। ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें चाइल्डहुड से इनके 1921 तक की पूरी कहानी है। हिंद स्वराज इन्होंने 1999 में पब्लिश किया था, और इंडियन ओपिनियन इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इसमें अफ्रीका में, जो 1904 से 1915 तक। तो ये सभी एडिटेड और रिटन महात्मा गांधी के द्वारा ही हैं, सभी महात्मा गांधी के। इंडियन ओपिनियन मोतीलाल नेहरू ने भी स्टार्ट किया था इंडिया में, वो अलग है। अच्छा एक्सपीरियंस देखते हैं। तो महात्मा गांधी बिगेन पब्लिशिंग हरिजन, ए वीकली न्यूज़पेपर इन इंग्लिश 1933, इट लास्टेड टिल 1948, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी कवरिंग हिज अर्ली चाइल्डहुड थ्रू 1921। और हिंद स्वराज क्या है, एक बुक है जो MK गांधी ने 1909 में लिखी। इन इट ही एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैकेनाइजेशन। और इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर था जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1904 से 1915 तक, और उसके बाद 1915 में इंडिया आ गए थे, जिससे प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टनल और उनकी लोकेशन को मैच करना है। जो अटल टनल उत्तराखंड में, अटल टनल है हिमाचल प्रदेश में, इसको पहले रोहतांग टनल भी बोलते थे। जोजिला टनल लद्दाख में करेक्ट है। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में अभी बनाई जाएगी, ये असम के गुवाहाटी से तवांग को जोड़ेगी अरुणाचल प्रदेश को। 2 और 3 करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअली देखते हैं। तो अटल टनल इज ए हाईवे टनल बिल्ट इन रोहतांग पास इन ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज। देखो जो रेंज है उनका यदि क्रम की यदि बात करोगे ना, रेंज के बारे में देखो, रेंज में KLZP DS, ये याद रखो। हिमालय की पूरी रेंज सबसे नॉर्थ में पड़ेगी आपकी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, और फिर लास्ट में शिवालिक रेंज। तो सारी रेंज इस तरह से याद करते हैं, KLZP DS। अच्छा जो जोजिला टनल है वो जोजिला पास में हिमाचल के सोनमार्ग से द्रास टाउन ऑफ कारगिल को जोड़ती है, इंडियन टेरिटरी लद्दाख में जोजिला टनल। और जो सेला टनल है वो असम गुवाहाटी को तवांग से जोड़ेगी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दीवान ए खैरात एस्टेब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक। ये दीवान ए खैरात क्या था, खैरात नाम से हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से चैरिटी था, ऑफिस ऑफ चैरिटी था। देखो ये तो डिपार्टमेंट स्लेव था बंदागन, दीवान बंदागन। ये रेस्ट हाउस फॉर मर्चेंट्स के लिए सराय बनाई थी, रेस्ट हाउस फॉर मर्चेंट्स के लिए क्या बनाई थी, सराय। और हॉस्पिटल फॉर ट्रेवलर्स ये बनाया था एक सिफा खाना बोलते थे इसको, सिफा खाना। अच्छा इसने फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल रहा है 1351 से 1388 तक। इनसे पहले किसका था, इनसे पहले थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 26 साल किया, कितना 1325 से 1351।
मोहम्मद बिन तुगलक था, और उससे पहले थे गयासुद्दीन तुगलक। तो ये एक तरह से था तुगलक डायनेस्टी। और इससे पहले थी खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक। और उससे पहले थी स्लेव डायनेस्टी जो 1206 से चली आ रही थी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश। अच्छा, जो फिरोज शाह तुगलक, इनके शासनकाल में खिजराबाद और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। अच्छा, इनका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, इनके कंट्रीब्यूशन दीवान खैरात ऑफिस ऑफ ट्रेजरी था। दीवान बंदागन ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स था। सराय इन्होंने बनवाई थी बेनिफिट्स फॉर द मर्चेंट एंड ट्रेवलर्स के लिए। इसने एडॉप्टेड किया था इक्तादारी फ्रेमवर्क। एस्टेब्लिश 4 न्यू टाउन्स, इन्होंने फिरोजशाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार बनाए। और एस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स नोन एज दारुल शिफा और शिफा खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करेक्शन रिगार्डिंग G7 कंट्रीज। G7 इज एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 लार्जेस्ट IMF डिस्क्राइब्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। करेक्ट है। इंडिया वाज इनवाइटेड एज ए नॉन मेंबर कंट्री इन द 2019 G7 में। इमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया को इन्वाइट किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे। कनाडा, फ्रांस, जापान एंड चाइना आर इट्स मेंबर। चाइना इसका मेंबर नहीं है। तो 1 और 2 आर करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो G7 ने FATF का एस्टेब्लिश किया था 1989 पेरिस में। देखो, G7 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुए थे तो उस समय ये 5 कंट्रीज मिले थे। उसके बाद इन्होंने USA, जर्मनी, उस समय वेस्ट जर्मनी था, फिर ये 1976 में 7 हो गए थे। तो 1976 में इनकी US की उसमें प्यूर्टो में पहली मीटिंग हुई। फिर क्या होता है कि 1997 में रसिया ने ज्वाइन किया तो ये G8 बन गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2014 में रसिया ने क्रीमिया का एनेक्शन किया। जैसे रसिया ने क्रीमिया का एनेक्शन किया तो रसिया को इससे बाहर निकाल दिया, फिर से ये G7 बन गया। तो अभी G7 उतना इफेक्टिव नहीं है G20 की वजह से, क्योंकि G20 में सारी वो आ जाते हैं, लेकिन G7 में उतना नहीं आता। लेकिन फिर भी G7 में वर्ल्ड का 50% इकोनॉमी और 10% पॉपुलेशन आ जाता है। यदि G7 एक्सप्लेन दें, G7 वाज सेट अप इन 1975 एज एन इनफॉर्मल फोरम ब्रिंगिंग टुगेदर द लीडर्स ऑफ वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA ये इसके मेंबर हैं। और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने होस्ट किया था इस बार G7 समिट को बियारेट्ज में, अगस्त 2019 में हुआ। इन्होंने नॉन मेंबर कंट्रीज को भी इनवाइट किया था। इनवाइट गेस्ट थे जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, चिली, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, इजिप्ट, ईरान, रवांडा, इन सबको इनवाइट किया गया था। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर द डे।